सो वेरी गुड इवनिंग, दिस साइड उत्कर्ष सर। एंड बेटा मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपनी विनर्स क्लासेस में। एंड बेटा आप सबके बहुत ही अच्छे सजेशंस एंड फीडबैक्स के साथ हम लोग अब वापस से अपने कुछ न्यू इनोवेशंस और न्यू टेक्नोलॉजीज़ और न्यू स्किल्स के साथ और न्यू सेटअप के साथ हम आपसे जुड़ रहे हैं। रिस्पेक्टेडली तौर पे बेटा उन बच्चों का बहुत थैंकफुल जिन्होंने मुझे इस तरीके के सजेशंस दिए कि सर आप इनसे इस तरीके का प्लेटफॉर्म क्रिएट करिए जिससे कि सर हम आपसे और हल्टी कनेक्टेड हो सकते हैं और ज़्यादा ही आपके कंटेंट को ईजिली से समझ सकते हैं। सो बेसिकली सर थैंक्स टू ऑल ऑफ देम फर्स्ट, देन लेट्स स्टार्ट with today's class. So today's chapter is basically a chapter money and banking, a chapter named money and banking. Before starting, I just explain about the title of that chapter. Here we have two titles. The one is a money and second is beta banking. Money is a kind of what? Sir, kind of a piece of a paper. Piece of a what? A kind of a piece of a paper that can be produced by the banking system, which is used as a interchange and exchange of any goods and services. रिस्पेक्टेड तौर पे यहाँ पे बात हो रही है कि मनी क्या है, तो सर मनी इज़ अ काइंड ऑफ अ पीस ऑफ अ पेपर विच इज़ कंसिडरिंग एज एन व्हाट, अ काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. व्हाट बेटा? अ काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. एंड ये जो मनी है बेटा ये प्रोड्यूस कौन करता है? हमारा बैंक या हमारा बैंकिंग सेक्टर, जिसकी मदद से हम बेटा किसी भी तरीके के गुड्स को ईजिली एक्सचेंज कर सकते हैं अपने रिस्पेक्टेड रिक्वायरमेंट के बेसिस पे. बट जब हम लोग बात करते हैं थोड़ी देर से उस समय से पहले की, जब हमारे पास बेटा बेसिकली मनी नाम की जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, तब बेटा हमारी कंट्री में चलता क्या था? अ काइंड ऑफ अ सिस्टम विच इज़ नोन एज अ बार्टर सिस्टम. व्हाट बेटा? अ काइंड ऑफ अ बार्टर सिस्टम. अ सिस्टम विच इज़ नोन बाय देयर शॉर्ट टर्म नेम्स लाइक C2C and C, commodity to commodity economies. Although ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम में बेटा हम लोग गुड्स के बदले में किसी भी तरीके के गुड्स को एक्सचेंज करते थे, और जब वो हमारा एक्सचेंज फुलफिल हो जाता था, एट दैट टाइम हमारा बार्टर सिस्टम को हम लोग अपना पूरा कंसीडर करके चलते थे. बेसिकली जब हम बात करते हैं इस बार्टर सिस्टम के ओवरकम करने को, तो उससे पहले हमको इसके कुछ लॉसेस के बारे में बेटा पता चलता है. एंड द लॉसेस आर दैट टाइप्स ऑफ थिंग जो बेसिकली इस बारे में बेटा बात करते हैं कि सर कैसे भी करके हमारी कुछ चीज़ें हैं जो रिस्पेक्टेड तौर पे ये बताती हैं कि सर हमारी कंट्री के अंदर या हमारी इकोनॉमी के अंदर जो बार्टर सिस्टम था, उससे सबसे पहले जो समस्या थी बेटा वो थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. यानी कि अक्सर समवन नेम एज अ मिस्टर एक्स, ही वांट टू परचेज अ चेयर. सो एट दैट टाइम इनके पास हम कह रहे हैं एक टेबल है, तो बेटा वो इस टेबल को किसी अदर पर्सन को देंगे जिसको टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, देन उससे बेटा वो चेयर वो परचेज करेंगे, तब जाके बेटा आपका पूरी बार्टर सिस्टम की जो चैन होगी वो पूरी फुलफिल हो पाएगी. दूसरा था बेटा लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मेजरमेंट ऑल्सो. बेटा जो भी आप चीज़ है उसको आप ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि बेटा एट द एंड हर एक थिंग की अपनी एक इंडिविजुअल स्टोरेज कैपेसिटी है, वो उस स्टोरेज कैपेसिटी के आगे वो स्टोर नहीं हो सकती. अपार्ट ऑल दिस थिंग, मेजरमेंट यानी क्या जिस रेट पे हम चेयर को लेके आए थे या जो चेयर है, क्या उसके बदले में टेबल उसका एग्जैक्ट और इक्विवेलेंट रेट है या नहीं. मतलब कि हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है, उस पर हमारी रिस्पेक्टेडली मेजरमेंट फुलफिल हो पा रही है या नहीं हो पा रही, ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ और नहीं हो सकती. अच्छा, इसके अलावा बेटा आता है क्या है सर? लैक ऑफ डिफर्ड पेमेंट.
बेटा बहुत से बच्चों को आप 12th में आ जाते हो, आप 11th में आ जाते हो, अकाउंट्स आप पढ़ रहे होते हो, बट मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट डोंट नो अबाउट द डिफर्ड पेमेंट। तो बेसिकली डिफर्ड पेमेंट इज कंसिडरिंग एज अ व्हाट, अ काइंड ऑफ अ बेटा फ्यूचर ट्रांजेक्शन, मतलब सच काइंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो राइट नाउ नहीं होने हैं, जो फ्यूचर में होने हैं, कभी भी हो सकते हैं, हमारी एज पर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, यानी कि जो राइट नाउ कंसिडरेबल नहीं करे जाएंगे किसी भी तरीके से, वो बेटा हमारा क्या बोला जाता है एक तरीके से डिफर्ड पेमेंट यानी फ्यूचर ट्रांजेक्शन। अच्छा, इन सारी चीज़ों को जब बहुत समस्याएं इनमें आने लग गई, तो इन सारी सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए क्या आ गया बेटा, मनी आ गया। क्या आ गया, मनी। मनी ने आते ही लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को खत्म किया, यानी कि अब आपको जरूरी नहीं हर बार चेयर लेने के लिए टेबल वाले को ढूंढना पड़ेगा, और टेबल वाले को चेयर वाले को ढूंढना पड़ेगा, तब वो अपनी रिस्पेक्टेड चीज़ उसको देगा और रिस्पेक्टेड उससे वो अपना गुड्स ले पाएगा। उस आदमी को रिस्पेक्टेड तौर पे उसके पास क्या है, मनी है, अ काइंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, अ काइंड ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट, जिसके बदले में बताओ चेयर टेबल या किसी भी तरीके का डाइनिंग सेट खरीद सकता है विदाउट एनी काइंड ऑफ हैविंग अदर गुड्स एंड स्टोर ऑफ वैल्यू भी बेटा होती है। अगर मोदी जी, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हमारे को रात में 8 बजे आकर के नोटबंदी की घोषणा ना करें, तो बेटा हमारे देश में कभी भी जो कोई नोट है या कभी भी जो कोई करेंसी है वो बैन या बंद नहीं हो। तो स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब ये है कि अगर आपने किसी पैसे के बंडल को स्टोर करके रख दिया या संभाल करके रख दिया, और अगर आपने उसको आज से 1 साल बाद भी निकाला, तो बेटा उसकी वैल्यू मायने आएगी। बट ऑन दी अदर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू में मान लो आप एक तरीके से सैक ऑफ व्हीट रखे हुए थे या किसी तरीके का पेरिशेबल प्रोडक्ट रखे हुए थे, तो बेटा उस केस में हमारी क्या स्टोर ऑफ वैल्यू कंसीडर नहीं हो पाती, क्योंकि एट द एंड एक टाइम पे बेटा हमारी जो गुड्स हैं वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाते हैं और उसको यूज़ ही ना कर पाते हम। सर इसने मनी ने उसको भी ओवरकम कर लिया। मेज़रमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप लेने गए मान लो थोड़ी देर के लिए 5 रुपीज़ का एक कोई भी टेढ़ा मेढ़ा करके या किसी भी तरीके का कोई भी वो सामान जो आपको पसंद है, तो बड़ा इसके लिए आपने जेन्युइन पैसे चार्ज करे इज़ नोन एज एग्जैक्टली एंड प्योर मेजरमेंट ऑफ मनी विद द हेल्प ऑफ रेगुलर बेसिस जो उसमें लग रहा है, जो उसमें एप्लीकेबल करा जा रहा है ना हो। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं इस तौर पे रिस्पेक्टेडली कि सर हमारा जो रिस्पेक्टेड टॉपिक है अगर मनी है, तो सर जो चीज़ जितने भी रुपए की होगी उसमें हम एग्जैक्टली उतना अमाउंट बेटा दे देंगे और उस सामान को हम लोग ले लेंगे। ये हमारा मनी बोला। अच्छा, लास्ट में मनी ने एक और चीज़ को ओवरकम कर लिया, इज़ लैक ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी कि हम इस मनी से किसी भी तरीके का कोई भी फ्यूचर ट्रांजेक्शन ईजिली कर सकते हैं। आपने बेटा एक वर्ड सुना होगा उधारी, यानी जब आप किसी से उधार कुछ सामान लेके आते हो, जब आप उसकी पेमेंट बाद में करते हो, तो इट्स कंसिडरिंग एज व्हाट, डिफर्ड पेमेंट। जो आप फ्यूचर में करोगे राइट नाउ आप नहीं करने वाले हो, ये इसके अंदर कंसिडरेबल करी जाती है। एंड द डिफर्ड पेमेंट के बाद हमारा ये जो मनी का एक इनिशियल स्टेप था वो हम लोगों ने यहाँ पे ख़त्म किया। अब अगर प्रॉपर हम बात करें तो मनी क्या है, तो बेटा मनी इज़ डिफाइंड, अगर हम बात करें तो मनी बेटा हमारा क्या है, तो मनी इट्स डिफाइंड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी बेटा ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के साथ ही साथ सर दिस इज नोन एज ऑल्सो व्हाट, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू and also used as a future transactions or deferred payment system. This is all known as or about to what, a kind of a money. बट जब हम बात करते हैं बेटा मनी के रिस्पेक्टेड तौर पे, तो हमको क्या पता चलती है मनी के रिस्पेक्टेड तौर पे कि मनी के बेटा कुछ फंक्शंस भी होते हैं। क्या होते हैं सर, फंक्शंस भी होते हैं। तो जब मनी के हम बेटा फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, तो मनी के जो फंक्शंस हैं वो हमें कुछ इस तरीके से बताते हैं। द फंक्शंस ऑफ मनी
which are categorized into three parts. The one is a primary, second is a secondary, and the last is the contingent functions of money. पहले हम बात करते हैं बेटा प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। तो बेटा प्राइमरी मतलब बेटा वो फंक्शंस होते हैं जो मनी सबसे पहले करता है, यानी कि इसमें भी दो पार्ट्स हैं। लाइक इट इज़ यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब हम गुड्स को यूज़ करके क्या कर रहे हैं, अपनी सेटिस्फैक्शन पूरी कर रहे हैं। वो गुड्स जब ख़त्म हो जाएगा तो हम फिर पैसे रुपये जा करके देंगे और सामान ले आएंगे। दूसरी बात, जब हम लास्ट टाइम गुड्स लेने गए थे तो बड़ा उसकी कीमत मान लो कुछ रुपए थी, इस बार या तो उसकी कीमत कम हुई होगी या तो इस बार उसकी कीमत बढ़ी होगी। तो एग्जैक्ट मेजर ऑफ वैल्यू भी डिसाइड हो जाता है इसके अंदर। अब आता है बेटा सेकेंडरी फंक्शन। इसके अंदर भी हमारे तीन टाइप आते हैं। पहला आता है बेटा स्टोर, कि आप पैसे को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो एज योर रिक्वायरमेंट, यू कैन ईजिली स्विच ऑफ एंड यू कैन ईजिली रन ऑफ, जो इसमें रिस्पेक्टेड तरीके से फुलफिल या मैनेज किया जाता है। अगला लिखता है बेटा इसमें क्या, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, यानी कि जो भी हमारा सामान है उसके रिस्पेक्टेड जो वैल्यूज़ हैं उसके लिए औसतन तौर पे जितनी कीमत लग रही है उतनी हम कीमत उसके अंदर फुलफ़िल कर रहे हैं, और वो चीज़ हमारी बेटा किस तरह बता रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू के अंदर। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी कि हम फ्यूचरिस्टिक ट्रांजेक्शन्स भी ईजिली कर सकते हैं। ये वाली पूरी बात इसके अंदर अपने को बताई गई। नाउ द लास्ट इज द फंक्शन इज नोन एज कंटिंजेंट फंक्शन। और जब कंटिंजेंट फंक्शंस की हम बात करते हैं तो ये बात करता है क्या, बेसिकली लिक्विडिटी की, कि सर अवेलेबिलिटी ऑफ कैश कितनी है हमारे पास। सेकेंड थिंग, सर क्रेडिट अवेलेबिलिटी कितनी है सर अपने पास। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट अ प्राइस मैकेनिज्म, जिसकी वजह से काम अच्छे से हो पा रहा है, ये हमारा कंसिडरेबल करता है कंटिंजेंट लायबिलिटी, यानी कि सच काइंड्स ऑफ लायबिलिटीज विच कैन बी फुलफिल ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस पर्सपेक्टिव्स एंड वेरियस काइंड्स ऑफ नॉलेजेस। अब इस फंक्शंस ऑफ मनी के बाद आता है इस मनी के डेफिनेशन से जुड़ा हुआ टाइप्स ऑफ मनी। व्हाट अबाउट अ टाइप्स ऑफ मनी। तो बेटा जब हम टाइप्स ऑफ मनी की बेटा बात करते हैं तो हमारे पास वेरियस काइंड्स ऑफ मनी कंसिडरेबल करे जाते हैं, जो इसके अंदर रिस्पेक्टेड फॉर्मेट में यूटिलाइज होते हैं और जैसा हमारी रिक्वायरमेंट्स मेंशन ऑन करी जाती हैं। तो जब भी बेटा हम टाइप्स की बेसिकली बात करते हैं तो टाइप्स में हमारे दो ही तरीके के बेटा इन मेनली पैसे यूज होते हैं। द वन इज अ बेटा नोन एज फियाट मनी एंड सेकेंड वन इज नोन एज व्हाट, कमोडिटी। थोड़ा ये कमोडिटी मनी तो वही हो गया सी टू सी मनी। फियाट मनी मतलब बेटा हमारे सी और सी, बट यहाँ जो सी है वो करेंसी एंड कॉइन की बात करता है, यहाँ पर बात करता है कमोडिटी टू कमोडिटी को, यानी हमारी क्या कमोडिटी है, किस तरीके से क्या काम हो सकता है, वो हमारे कमोडिटी टू कमोडिटी मनी के अंदर कंसिडरेबल कराया जाता है। अच्छा, इसमें जब एग्जांपल्स की हम बात करते हैं तो करेंसी एंड कॉइन्स में हमारे 1 रुपीज़ से लेकर के 500 रुपीज़ के सारे नोट्स एंड कॉइन्स। बट यहाँ पर हम आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बेटा बताने वाले हैं कि जब भी हमारे 1 रुपीज़ कॉइन्स की बात आती है तो बेटा ये सिर्फ हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वही बेटा इसको प्रोड्यूस करती है, कोई और यूटिलिटी इसको प्रोड्यूस नहीं करती। बट अपार्ट ऑल दिस 1 रुपी कॉइन और 1 रुपी नोट, अदर करेंसीज आर प्रोड्यूसेस बाय RBI। तो लास्टली सब चीज़ों को प्रोड्यूस कौन करता है बेटा, हमारा वन एंड ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज नोन एज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब इनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे यहाँ सिस्टम में बनाया गया है क्या बेटा, मनी सप्लाई। पहले तो जानो बेटा मनी सप्लाई है क्या। सर मनी सप्लाई जैसा नाम वैसा काम, इट इज कंसिडरिंग एज अ टोटल स्टॉक ऑफ द मनी विच इज अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ सिचुएशन एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम। मतलब कि सर मनी सप्लाई बोल रहा है ऑल ओवर इंडिया में
जितना भी पैसा है कैश बेसिकली जो अवेलेबल है, अ फॉर्मेट ऑफ कैश, ये तो होगा मनी सप्लाई, बट एक्सक्लूडेड यानी इससे सब्सट्रैक्ट करो क्या, जो पैसा गवर्नमेंट के पास है और जो पैसा बैंकिंग सिस्टम के पास है। हालांकि इस मनी सप्लाई के बाद जब ये पूरे को अगर हम ऐड भी कर देते हैं तो हमारा ये कंसिडर होता है बेटा हाई पावर्ड मनी। कौन सा मनी बेटा? हाई पावर्ड मनी, मतलब सच काइंड ऑफ मनी विच इज होल्ड बाय द होल पब्लिक और होल इकोनॉमी, इट इज नोन एज हाई पावर्ड मनी। मतलब वो पैसा जो पूरी इकोनॉमी ले रही। बट जब बात करते हैं सिर्फ इंडिया में, वो कैश जो एक्सेप्ट गवर्नमेंट और एक्सेप्ट बैंकिंग सिस्टम हमारी कंट्री में बना हुआ है, वो मनी सप्लाई बोला जाता है। अब इस मनी सप्लाई के भी बेटा कुछ पार्ट्स होते हैं, दे आर कंसिडरिंग एज लाइक M1, M2, M3। सिलेबस में बेटा सिर्फ अपने M1 है, बट जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस हम M2, M3, M4 को पढ़ लेंगे। इसमें हमारा आता है बेटा करेंसी एंड कॉइन प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। बट जब हम बात करते हैं M2 के, तो बेटा इसके में फॉर्मूला आता है M1 प्लस सेविंग विद पोस्ट ऑफिस अकाउंट, M3 में M1 प्लस सेविंग विद कमर्शियल बैंक। और वो दो तरीके से हो सकता है, सेविंग में भी और फिक्स्ड अकाउंट में भी। अच्छा, M4 की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले बेटा अपने को क्या पता चलता है, मेन M1 जो CC प्लस OD प्लस DD की बात करता है। और जब बात करते हैं हम लोग किस चीज़ की, M2 की, तो ये बात करता है सेविंग विद द पोस्ट ऑफिस। M3 बात करता है M1 प्लस सेविंग विद द कमर्शियल बैंक। M4 बात करता है अगेन ऊपर वाले के ही जैसे, बट इसमें फॉर्मूला हो जाता है M3 प्लस सेविंग विद पोस्ट ऑफिस अकाउंट एक्सक्लूडेड NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के तहत जो भी पैसा बेटा हम कमाते हैं उसको हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, वो इसका पार्ट नहीं माना जाता है। नाउ अब बात करते हैं अगर हम डिमांड की, अगर मोटिव कि सर मनी सप्लाई जो है वो हमारे किस मोटिव से हो रही है। बेसिकली वी ईच एंड ऑल पर्सन नो द मोटिव बिहाइंड मनी सप्लाई। तो बेटा मोटिव हमारे दो ही हैं, या तो एक ट्रांजैक्शन मोटिव होगा, क्या होगा बेटा, या तो ट्रांजैक्शन होगा या तो बेटा स्पेक्युलेटिव मोटिव होगा। Transaction motive is considering as a what a kind of a motive under which a human can easily buying and selling goods and services on the behalf of। ये speculative की अगर हम बात करें तो बेटा ये बात करता है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स की, कि सर हम क्या एट द एंड पैसे को सेव कर रहे हैं और क्या पैसा हम एट द एंड अपने पास इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये पूरी बात बेटा हमारा किसके बारे में बताई गई थी, ये पूरी बात हमारी बताई गई थी मनी के बारे में। बट इस मनी को चला कौन रहा है, तो बेटा इस मनी को मेन चलाने वाले दो जने हैं। कौन जने बेटा? दो जने। पहले हम बात करते हैं बेटा सेंट्रल बैंक की, और दूसरी बेटा बैंक होती है कॉमर्शियल। बड़े ध्यान से समझिएगा, सेंट्रल बैंक में वन एंड ओनली बैंक कवर्ड इज नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड आपको बता दूं तो बेटा पूरे देश में सिर्फ 5 रिजर्व बैंक हैं, जिसमें से एक हमारे नेटिव सिटी कानपुर के भी अंदर, और इसके अलावा कोई अदर सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री में नहीं है। हमारी कंट्री में सिर्फ वन एंड ओनली सेंट्रल बैंक इज नोन एज अपनी RBI। ये सेंट्रल बैंक जो है बेटा इसका काम क्या है, पहले तो हम बताते हैं। इसका बेसिक काम है पूरी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम्स को कवर करना,
पूरी कंट्री के बैंकिंग सिस्टमैटिक और सिस्टमोलॉजीज़ को मेंटेन और मैनेज करना, ताकि कंट्री के अंदर प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें रन और मैनेज करी जा सके विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, मतलब स्मूथली फंक्शनिंग के लिए हमारी सेंट्रल बैंक इज़ लायबल। बट जब कॉमर्शियल बैंक के अंदर हम बात करते हैं, थोड़ा इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी बैंक्स आती हैं, लाइक SBI, PNB, BOB एंड पंजाब नेशनल बैंक के अलावा लाइक आपका वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा सर, ये तो पूरी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से, यानी कॉमर्शियल में ये पब्लिक बैंक्स हैं। और जब बात करते हैं हम किसकी, एक्सिस, ICICI और HDFC और IDBI, ये जो बैंक्स हैं ना, ये हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं। ये हमारी पब्लिक बैंक्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में चल रही है। ये बेटा प्राइवेट ओन्ड बैंक्स हैं, जो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के थ्रू ये रन करी जा रही हैं। जो मेन अब हमारी कमर्शियल बैंक का फंक्शन होता है बेटा, वो क्या होता है, मेन होता है एक्सेप्टिंग अ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग अ लोन। एंड जो हमारे RBI सेंट्रल बैंक के फंक्शंस होते हैं बेटा, वो दो तरीके से डिसाइड करे जाते हैं। यानी कि सर सबसे पहला सर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। हालांकि जब हम मेन बात करते हैं हमारी कॉमर्शियल बैंक को लेकर के, तो इसका मेन काम क्या है बेटा, हम नॉर्मल पर्सन से डिपॉजिट लेना और नीडी पर्सन्स को लोन देना। बट सर इसमें काम क्या हो रहा है, सर काम ये हो रहा है कि सर लाइक अ पर्सन ओल्ड अ काइंड ऑफ अ बैंक, जो बैंक आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है और किसी नीडी पर्सन्स को लोन ग्रांट कर रही है। और RBI क्या कर रही है, RBI का मेन काम है सर, जो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव के बेसिस पे मैंने बताया हुआ है। लाइक RBI का काम क्या है, इशूइंग करेंसी इशू करना, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अलग करेंसी इशू करना, फॉरेन करेंसी बनाना, बैंकर्स ऑफ बैंक होता है एंड गवर्नमेंट भी होता है, यानी गवर्नमेंट के लिए काम करना, बैंकों के लिए काम करना। इसके अलावा अदर तरीके के क्रेडिट कंट्रोलर्स के फॉर्मेट में काम को मेंटेन और मैनेज करके चलना। बट ये काम से बेटा हमारा सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक जो है ये सेपरेटली काम कर रही हैं। मतलब ही इज़ द सन ऑफ दैट बैंक, मतलब कि सेंट्रल बैंक इज़ द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ दैट ऑल कॉमर्शियल बैंक्स। जैसा सेंट्रल बैंक कहेगा वैसे ही सारे कॉमर्शियल बैंक काम करेंगी, और विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन उसको रूल्स फॉलो भी करने पड़ेंगे बिना किसी समस्या के। बट अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है कि सर एट द एंड ये दोनों बैंक के प्रॉफिट कमा कैसे रही हैं, किस बेसिस पे प्रॉफिट्स को मैनेज मेंटेन कर रही हैं। तो मैं बहुत एक बेसिक सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। एग्जांपल इज कंसिडरिंग एज अ लाइक दैट, मैं इस स्पेस में आपको बताऊँगा। फॉर एग्जाम्पल हेयर अ राउंड ए में मैं बेटा 1000 रुपीज़ जमा करके जाता हूँ बैंक के पास, फिर कोई और आदमी आता है वो 900 का लोन ले लेता है और 100 रुपीज़ बैंक अपने पास सेव कर लेता है। देन फ्यूचर में ये जो मैंने 100 रुपीज़ सेव किया था, ये 10% CRR है। क्या है बेटा, 10% ऑफ इसका हर बार रोका जाएगा। फिर बेटा ये 900 वापस से जमा कर देता है कोई आदमी, फिर कोई और आदमी आता है वो 10% का सेविंग करके रेस्ट 820 रुपीज़ को लोन में दे दिया जाता है। देन ये अगेन 820 बेटा हमारे पास आ जाता है और फिर इस 820 का 10% रोक करके यहाँ पर कुछ अमाउंट इसमें दे दी जाती है। तो ये जो बेसिकली अमाउंट हम सेव कर रहे हैं ये तो हमारे लिए इनकम का पार्ट है नहीं भैया। बट जिस रेट में हम लोन ऑफर कर रहे हैं, मान लो 7% में, सेविंग अकाउंट में हम आपको दे रहे हैं 3%। तो एट द एंड जो इसके बीच का डेविएशन है 4%, इससे बैंक जो है बेटा वो प्रॉफिट कमाती है और इसी प्रॉफिट से बैंक अपने फर्दर रेशियोज़ को फुलफिल करती है जो उस बैंक के रिक्वायरमेंट में कंसीडर करे जाते हैं। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, तो क्वांटिटेटिव में हमारे कुछ रेट्स आते हैं बेटा।
like bank rate. But bank rate is a kind of a rate under which you can easily get a loan, or under that rate which you can easily submit it or deposit your amount in your bank account. Then is a repo rate. Repo rate is a rate by which a commercial bank can borrow a loan from a RBI and reverse repo rate stands for a reversible loan taken from the commercial bank by RBI. इनके बाद आता है लाइक बटा क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी कि जहां पर हम डायरेक्टली गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को मार्केट में बेच करके मुनाफे या पैसे कमा रहे हैं, वो हमारी OMO बोली जाती है। OMO के बाद यानी क्वालिटेटिव में जब आता है क्वांटिटेटिव के बाद, तो क्वालिटेटिव बेटा हमारी दो, पहला तो हुआ बेटा मार्जिनल रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ 1 लाख लोन, then we must have to submitted 1,20,000 सिक्योरिटी। इन फ्यूचर मैं मान लो 1 लाख का लोन गवर्नमेंट का लेके भाग जाता हूँ, तो एट द एंड बैंक मस्ट हैव 20,000 as a what security amount, as a marginal amount by which a बैंक फ्यूचर में उस पैसे को रिकवर करने के लिए 1,20,000 की प्रॉपर्टी को बेच के अपना लॉस भी कवर कर लेगी और अपना इंटरेस्ट भी कवर कर लेगी। मार्जिनल रिक्वायरमेंट के बाद बेटा आता है हमारा मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन इज कंसिडरिंग एज अ इमोशनल एंड सिंपैथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू बाय विच यू कैन बूस्ट और एनहांस योर फर्दर सेक्टर्स, फर्दर ग्रोथ, फर्दर पर्सपेक्टिव, जिसके थ्रू आप प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हो। लाइक मॉरल सुएशन तरीके से कि कल को मान लो कमर्शियल बैंक ने कोई बात नहीं मानी, तो RBI उसको स्कोल्ड कर सकता है, उसके पॉलिसीज चेंज करवा सकता है, उसको गाइड कर सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ी चीज़ है बेटा वो ये कि एट द एंड अगर कमर्शियल बैंक बार बार कोई गलती करती है, तो बेटा हमारी सेंट्रल बैंक उस कमर्शियल बैंक के लाइसेंस को भी कैंसिल कर सकती है। ये बात बेटा हमने आपको बताई है बेसिकली किसके अंदर, हमारे एक तरीके से क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव के टॉपिक्स में। ये मैंने आपको एक तरीके का पूरे यानी CBSE में आने वाला ये चैप्टर एंड इवन ISC बोर्ड में भी आने वाला ये इंपॉर्टेंट चैप्टर मनी एंड बैंकिंग, जिसका वेटेज अराउंड टू बेटा 5 to 6 मार्क्स रहता है इन योर मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो आउट ऑफ 40 में 6 to 5 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर का पूरा रहता है, जिसमें मैंने आपके मोस्टली सारे पॉइंट्स को कवर किया है विथ प्रॉपर वेज। एंड मैं आपको इसके साथ एक अपने कंसाइज नोट्स का PDF भी हमारे इस सेम YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों से वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, थैंक्स टू दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने हमको अच्छे फीडबैक्स दिए, अच्छे सजेशंस दिए, और जिसकी वजह से हम आज जिस प्लेटफॉर्म पे आए हैं और हम इस बेटर प्लेटफॉर्म में भी जाने की कोशिश करेंगे, उसमें बस आप लोगों के मोटिवेशन और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत रिक्वायरमेंट है। आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें और लाइक करवाएं दबा के एकदम। और जितना ज़्यादा आप बेटा नीडी 1% को, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को, और हम क्या मीडियोकर बच्चा हो चाहे बिलो एवरेज बच्चा हो, वीक हो, हमारे इस कंटेंट को देख के उसको बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करा जा सकता है। साथ ही हम अपनी क्लास को और बेटर करेंगे और अच्छे कंटेंट को लेकर के आएंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड सॉल्विंग स्कीम पॉलिसीज़ को भी क्रिएट करेंगे ताकि हर बच्चा हमारे कंटेंट से सेटिस्फाई हो सके। स्टिल इफ़ यू हैव सम एनी काइंड ऑफ बिजनेस इंक्वायरी और डिटेल्ड और सजेशंस और फीडबैक, देन डू मेंशन एट द कमेंट बॉक्स। हम लोग मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल पढ़ते रहिए, याद करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो को शेयर जरूर करिए। टिल ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।